इरिना शैक, रोनाल्डो की एक्स गर्लफ्रेंड। 2009 में इरिना शैक, जो एक रशियन मॉडल है, उससे रोनाल्डो की पहली बार मुलाकात होती है और वो दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। अब दिसंबर 2015 में इरिना और रोनाल्डो क्रिसमस वेकेशन के लिए दुबई जाते हैं, लेकिन इसे अब फॉर्चुनेटली कहो या अनफॉर्चुनेटली कहो, उसी दौरान 31 दिसंबर को रोनाल्डो की मॉम का बर्थडे आ जाता है। अब रोनाल्डो चाहते थे कि वो लोग अपनी वेकेशन को छोड़कर उनकी मॉम को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए पोर्तुगाल वापस चले जाए, लेकिन इरिना ये नहीं चाहती थी। शी वांटेड टू एंजॉय द वेकेशन। सोच के देखो कि अगर आप वहाँ रोनाल्डो की जगह पर होते तो आप क्या करते। ज्यादा से ज्यादा दोनों में थोड़ी बहुत बहस हो जाती और कुछ ही घंटों में सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता, राइट? लेकिन रोनाल्डो ने क्या किया पता है? जस्ट बिकॉज इरिना ने उनकी मॉम के बर्थडे सरप्राइज के लिए मना कर दिया, तो रोनाल्डो ने लिटरली वहीं पर उनके साथ ब्रेकअप कर दिया। यानी अपने मॉम के लिए रोनाल्डो ने अपना 5 साल का रिलेशनशिप तोड़ने में 5 मिनट भी नहीं लगने दिए। लेकिन अब आप यकीन नहीं करोगे कि अपनी मॉम को सर आंखों पर रखने वाले रोनाल्डो को उनकी मॉम अबॉर्ट करने वाली थी। वो चाहती ही नहीं थी कि रोनाल्डो पैदा हो, लेकिन क्यों? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसने ये नाम ना सुना हो। He is the highest goal scorer in the history of football with 920 goals and still counting। वही उनके सबसे बड़े राइवल मेसी के अभी तक 900 गोल्स भी नहीं हुए हैं। Even he is the highest paid footballer in the world, जिसने 2024 में यानी एक ही साल में 2200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रेवेन्यू अर्न किया है। ये बंदा पोर्तुगल की हिस्ट्री का अब तक का बेस्ट प्लेयर रहा है, जिसने अपने कंट्री को उनकी हिस्ट्री का पहला टूर्नामेंट जितवाया है और इवन 10 बार ये बंदा पोर्तुगल्स प्लेयर ऑफ द ईयर भी रह चुका है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली ही इज द वर्ल्ड्स मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन सोशल मीडिया विथ मोर देन 100 करोड़ फॉलोअर्स। लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि रोनाल्डो जैसे लेजेंड को उनकी मॉम अबॉर्ट करवाना चाहती थी, यही नहीं बल्कि आज करोड़ों की कार में घूमने वाला ये बंदा, आलीशान बंगलों में रहने वाला ये बंदा एक वक्त पर लोगों से मांग मांग कर बर्गर खाता था। अपने फुटबॉल करियर को लेकर इसे थोड़ी बहुत होप्स मिलने ही लगी थी, तभी उसको पता चलता है कि उसे टैकीकार्डिया नाम की एक भयंकर बीमारी है। जैसे तैसे करके जब ये बंदा इस बीमारी से बाहर निकल जाता है और फुटबॉल खेलना शुरू ही करता है कि एक पूरी लॉबी इस बंदे को डिफेम करने के लिए हाथ धोकर इसके पीछे पड़ जाती है। रोनाल्डो की लाइफ को स्टडी करते वक्त मुझे ऐसे कई शॉकिंग इंसिडेंट्स मिले जो ना आज तक मैंने किसी यूट्यूबर से सुने हैं और ना ही किसी पॉडकास्ट में इसे डिस्कस किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री का रिसर्च करने के लिए मैंने रोनाल्डो और उनको जानने वाले हर एक बंदे के इंटरव्यूज तो देखे ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इस डॉक्यूमेंट्री को और इन डेप्थ बनाने के लिए मैं पर्सनली 35 से भी ज्यादा ऐसे लोगों से मिला जो रोनाल्डो के डाई हार्ड फैंस हैं। बुक्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, जहां से हो सके मैंने और मेरी टीम ने रोनाल्डो की लाइफ को डिग डाउन किया है और फाइनली ये वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट्री बनाई है। एंजॉय। अगस्त 2024 को रोनाल्डो अपने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर करते हैं। What's up, guys? I have a big surprise for you. I have a new YouTube channel. और साथ ही फेसबुक और ट्विटर पर भी रोनाल्डो अपने YouTube चैनल की अनाउंसमेंट कर देते हैं और उसके अगले ही दिन रोनाल्डो की एक पोस्ट से इन्फ्लुएंस होकर दुनिया भर के फैंस उनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर देते हैं और YouTube पर एक के बाद एक नए नए रिकॉर्ड्स बनने लगते हैं। 1.5 घंटे में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 24 घंटे के अंदर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ये बंदा 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स का नंबर अचीव कर लेता है। YouTube की पूरी हिस्ट्री में आज तक कोई भी यूट्यूबर ये माइलस्टोन अचीव नहीं कर पाया है। पूरे प्लैनेट पर रोनाल्डो इकलौता ऐसे इंसान है जो ये अनएक्सपेक्टेड, अनइमेजिनेबल चीज कर पाए हैं। दिस वन सिंगल थिंग क्लियरली शोज कि इस बंदे का इन्फ्लुएंस क्या लेवल का है। सिर्फ 23 दिनों में रोनाल्डो के 60 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए थे और पता है दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा था? आप खुद ही सुन लो। How long you take to reach 60 million? Probably 13 years. YouTube के अलावा Instagram पर भी रोनाल्डो के 647 मिलियन फॉलोअर्स है, which makes him the most followed person on Instagram. इवन आज की डेट में रोनाल्डो दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान है जिनके सोशल मीडिया पर 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स है और यही रीजन है कि आज रोनाल्डो दुनिया के हाईएस्ट पेड इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी है। यू वॉन्ट बिलीव कि रोनाल्डो एक स्पॉन्सर्ड इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए $3.4 मिलियन यानी कि 28 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, विराट कोहली इसमें 14 नंबर पर आते हैं जो एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए 12 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। बाकी मेसी, सेलेना गोमेज, काइली जेनर, रॉक, ये सेलिब्रिटीज एक पोस्ट के लिए कितना चार्ज करते हैं ये आप चाहो तो पॉज करके इस टेबल में देख सकते हो। रोनाल्डो का इन्फ्लुएंसिंग पावर इस लेवल का है कि वो चाहे तो किसी भी ब्रांड का इमेज स्क्रैच से बिल्ड कर सकते हैं
और चाहे तो किसी बने बनाए ब्रांड को स्क्रैच भी बना सकते हैं। कोका कोला वाला इंसिडेंट तो पता ही होगा आपको, और जिनको नहीं पता उनको एक बार क्विक रिकैप दे देता हूं, और जिन्हें पता भी है वो भी फिर से सुन लेना, क्योंकि ये इंसिडेंट जितनी बार सुनो फ्रेश ही लगता है। तो बात है जून 2021 की, जब यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप चल रही थी और 14 जून 2021 को हंगरी और पोर्चुगल के बीच में एक मैच होने वाला था। इस मैच से पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें रोनाल्डो एज अ पोर्चुगल के कैप्टन प्रेजेंट थे। अब कोका कोला इस टूर्नामेंट की ऑफिशियल स्पॉन्सर थी, तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस टेबल पर सबके सामने कोका कोला की एक एक बोतल रख दी थी। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि रोनाल्डो अपने फिटनेस को लेकर कितना डिसिप्लिन्ड है। हर साल $1 मिलियन तो ये बंदा अपनी फिटनेस पर खर्च कर डालता है, एंड इवन ही इज सो हेल्थ कॉन्शियस कि वो कभी भी फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक जैसे ब्रांड को प्रमोट नहीं करते हैं। इसलिए रोनाल्डो जब इस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने आते ही सामने रखी हुई कोका कोला की बोतल को साइड में रख दिया और पानी की बोतल को उठाकर सिर्फ एक वर्ड बोला। आगुआ एक पोर्टुगीज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वाटर। सो नोइंगली या अननोइंगली रोनाल्डो के थ्रू लोगों तक ये मैसेज गया कि लोगों को शुगरी ड्रिंक्स की जगह पानी पीना चाहिए। रोनाल्डो के थ्रू हुई इस एक रैंडम चीज की वजह से कोका कोला का मार्केट कैप $4 बिलियन यानी कि अराउंड 32,000 करोड़ रुपए से गिर गया था। मतलब इमेजिन करो कि एक बॉटल को बस यहाँ से वहां सरकाने की वजह से अगर ये बंदा किसी वेल नोन ब्रांड का मार्केट कैप 32,000 करोड़ रुपए से गिरा सकता है, तो इसकी इन्फ्लुएंस पावर क्या लेवल की होगी। अब इस कोका कोला वाले इंसिडेंट के सिर्फ 2 महीने बाद रोनाल्डो के इन्फ्लुएंस का एक और एग्जांपल देखने को मिलता है। देखो, रोनाल्डो भले ही एक पोर्चुगीज प्लेयर है, लेकिन वो अपने करियर में रियल मैड्रिड, यूवेंटस, अल नसर ऐसे कई अलग अलग क्लब्स के लिए खेल चुके हैं। लेकिन इन सब में से उनका फेवरेट क्लब है इंग्लैंड का मैनचेस्टर यूनाइटेड। And I love that club. You know, I'm not that kind of guy that forgot the past. देखो, 2003 से लेकर 2009 के बीच रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते थे। इसके बाद उन्होंने मैनचेस्टर को छोड़कर दूसरे क्लब्स के लिए खेलना शुरू कर दिया। लेकिन 27 अगस्त 2021 को मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करती है, वेलकम होम क्रिस्टियानो। ये ट्वीट देखते ही रोनाल्डो के फैंस में एक्साइटमेंट आग की तरह फैल जाती है और फुटबॉल लवर्स में सिर्फ एक ही डिस्कशन चल रहा होता है कि रोनाल्डो इज कमिंग बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी, जब रोनाल्डो पहले मैनचेस्टर के लिए खेलते थे तब वो 7 नंबर की जर्सी पहनते थे, और सिर्फ मैनचेस्टर ही नहीं, वो किसी भी क्लब के लिए खेलते हैं तो वो 7 नंबर की जर्सी ही पहनते हैं। लेकिन जब 2021 में वो वापस मैनचेस्टर में आए तो उस टाइम पर 7 नंबर की जर्सी को एडिनसन कवानी नाम का प्लेयर पहन रहा था, लेकिन जो कि 7 नंबर रोनाल्डो की आइडेंटिटी की तरह है। तो मैनचेस्टर का मैनेजमेंट वो एडिनसन कवानी को 7 नंबर से 21 नंबर पर शिफ्ट कर देता है और रोनाल्डो को उनका 7 नंबर मिल जाता है। और जैसे ही रोनाल्डो के फैंस को ये बात पता चलती है कि रोनाल्डो 7 नंबर जर्सी पहनने वाले हैं, वो फैंस पागलों की तरह नंबर 7 वाली जर्सीज खरीदना शुरू कर देते हैं। जर्सी खरीदने के लिए स्टोर्स के बाहर लिटरली फैंस की ऐसी लंबी लंबी लाइंस लग जाती है। पहले 12 घंटे में ही मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 4,06,250 टी शर्ट्स बेच दी थी। रोनाल्डो के पहले ये रिकॉर्ड जैक ग्रेलिश के नाम पे था। जब वो मैनचेस्टर सिटी में आए थे तो उनके नाम की 2,95,500 टी शर्ट सेल हुई थी। 24 घंटे के अंदर ही रोनाल्डो की नंबर 7 जर्सी हाईएस्ट सेलिंग जर्सी बन जाती है। पहले ये रिकॉर्ड मेसी के नाम पे था जब वो पीएसजी क्लब में गए थे। और इतना ही नहीं, सिर्फ 72 घंटों के अंदर रोनाल्डो के इस टी शर्ट सेल से मैनचेस्टर यूनाइटेड अप्रोक्सीमेटली 718 करोड़ रुपए कमा लेता है। सीरियसली, दिस इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट एग्जांपल ऑफ इन्फ्लुएंस आई हैव एवर सीन। इवन द मोर एक्साइटिंग एग्जांपल इज ये साउथ कोरिया वाला इंसिडेंट। ध्यान से सुनना। जुलाई 2019 में रोनाल्डो इटली के यूवेंटस क्लब के लिए खेलते थे। अब होता यह है कि फास्टा पब्लिश नाम की एक कोरियन कंपनी यूवेंटस क्लब और कोरिया की के लीग ऑल स्टार्स के बीच एक फ्रेंडली मैच ऑर्गेनाइज करने की अनाउंसमेंट करती है। अब ये कंपनी इस मैच को इस तरीके से मार्केट करती है कि रोनाल्डो साउथ कोरिया में आएंगे और मैच से पहले रोनाल्डो के फैंस को रोनाल्डो का ऑटोग्राफ और उनके साथ सेल्फी लेने का मौका दिया जाएगा। फैंस रोनाल्डो से मिलने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि अनाउंसमेंट के कुछ ही मिनट्स में 65,000 टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं और उनमें से कई लोग तो एक एक टिकट के लिए 25,000 रुपए से भी ज्यादा अमाउंट पे करते हैं। चलो यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक था। अब 26 जुलाई 2019 को साउथ कोरिया की कैपिटल सोल में ये मैच होने वाला था। फैंस रोनाल्डो को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फ्लाइट डिले होने की वजह से यूवेंटस की टीम लेट आती है, जिससे वो फैंस जिन्होंने एक टिकट के लिए 25,000 रुपए पे किए थे ताकि बस रोनाल्डो का एक ऑटोग्राफ या सेल्फी मिल जाए, उनको वो मौका ही नहीं मिलता। अब इससे भी शॉकिंग बात ये हुई कि मसल फटीग होने की वजह से रोनाल्डो ने इस मैच में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। वो पूरी मैच बस बैठे हुए थे। इस एक बात से फैंस इतना नाराज हुए कि उन्होंने रोनाल्डो को रोनाल्डो द फेकर तक बोलना शुरू कर दिया। कुछ फैंस तो इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने मैच ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी के ऊपर कोर्ट केस तक फाइल कर दी और अपने टिकट के पैसों का रिफंड मांगने लगे। फाइनली नवंबर 2020 में कोर्ट ने जजमेंट दिया कि सभी लोगों को उनका रिफंड दिया जाए और इसके अलावा इस इंसिडेंट की वजह से उनको जो मेंटल स्ट्रेस हुआ था उसके लिए अलग से $42
बोनस दिए जाए। तो इसी से आप अंदाजा लगा लो कि रोनाल्डो का इन्फ्लुएंस क्या लेवल का है। और रोनाल्डो का ये क्रेज सिर्फ यूरोप और कोरिया जैसी फुटबॉल प्लेइंग कंट्रीज में ही नहीं, बल्कि जिन कंट्रीज में फुटबॉल इतना पॉपुलर भी नहीं है वहां पर भी है। जब रोनाल्डो पहली बार चाइना गए थे तब वहां पर कुछ ये हाल था। 2023 में जब वो एक मैच खेलने के लिए ईरान के इमाम खोमेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, तो लैंड करते ही वहां पर उनके फैंस की इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है जितनी की शायद किसी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए भी ना होती हो। और इवन जब वो एयरपोर्ट से होटल जा रहे थे तब उनके फैंस लिटरली उनके बस के पीछे से भागने लगे थे। और रोनाल्डो का ये सेम क्रेज इंडिया में भी है। Until Ronaldo was there, I was a Real Madrid fan. रोनाल्डो का यही क्रेज और वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी इज द रीजन कि नाइकी ने रोनाल्डो के साथ $1 बिलियन की लाइफ टाइम डील साइन की है। आज पूरी दुनिया में 4 ही ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ नाइकी ने लाइफ टाइम डील साइन की है, और उनमें से 3 बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं। रोनाल्डो ही सिर्फ एक प्लेयर है जो फुटबॉल बैकग्राउंड से आते हैं। और नाइकी जैसे ब्रांड तो छोड़ो, पोर्चुगल जैसी कंट्री की गवर्नमेंट तक रोनाल्डो के इस इन्फ्लुएंस को अच्छे से समझती है। 2021 में पोर्चुगल की गवर्नमेंट ने विजिट पोर्चुगल नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया था ताकि पोर्चुगल में फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए। और इस कैंपेन के लिए पोर्चुगल गवर्नमेंट ने रोनाल्डो को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था। इवन इसके बाद इस कैंपेन को यूएसए के टाइम स्क्वायर पर भी शो किया गया था। Hi New York, what's up Times Square? It's me, Cristiano Ronaldo. रोनाल्डो की लाइफ को अच्छे से स्टडी करने के बाद मुझे लगने लगा कि इन्फ्लुएंस इस वर्ड का सिनोनिम अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी कर दे तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि आज करोड़ों की सुपर कार्स में घूमने वाला ये बंदा कभी लोगों से मांग कर बर्गर खाता था। इसकी क्या स्टोरी है? सो दिस टेक्स मी टू द चैप्टर नंबर 2 ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री। 5 फेब 1985 को होसे अवेरो और डोलोरेस अवेरो के घर क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस अवेरो का जन्म होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो में क्रिस्टियानो फर्स्ट नेम और रोनाल्डो सरनेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही यूनिक रीजन है। रोनाल्डो की माँ चाहती थी कि बच्चे का नाम क्रिस्टियानो हो, और उनके पापा जो कि अमेरिकन एक्टर एंड फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए वो चाहते थे कि बच्चे का नाम रोनाल्डो हो। इसलिए दोनों नेम्स को मिक्स करके उन्होंने बच्चे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो रख दिया। रोनाल्डो के अलावा उनके 3 और बड़े भाई बहन थे और रोनाल्डो उन सब में सबसे छोटे थे। डॉक्यूमेंट्री के शुरुआत में मैंने कहा था कि रोनाल्डो की माँ उन्हें अबॉर्ट करवाना चाहती थी, लेकिन क्यों? तो बात कुछ ऐसी थी कि रोनाल्डो के पापा जो कि एज अ गार्डनर जॉब करते थे, वो एक अल्कोहल एडिक्ट थे और वो कई बार नशे में रोनाल्डो की मॉम को फिजिकली अब्यूज करते थे। जब रोनाल्डो की मॉम 5 साल की थी तभी उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था और उनकी आगे की परवरिश भी एक अनाथालय में हुई थी। इवन आगे उनकी शादी होने के बाद भी उन्होंने एज अ कुक और क्लीनर का काम करके अपनी फैमिली को संभाला। यानी अपने बचपन से ही उन्होंने बहुत बुरे हालात फेस किए थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि इनके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं और घर की फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत ज्यादा खराब है, तो ऐसे हालात में वो एक और बच्चे की परवरिश कैसे कर पाएगी। और उन्होंने ना चाहते हुए रोनाल्डो को अबॉर्ट करने का डिसीजन ले लिया था, लेकिन फॉर्चुनेटली डॉक्टर के मना करने की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाया। रोनाल्डो जब 7 साल के थे तभी से वो अपने घर पर या बाहर फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलते थे। When I was very young, probably 7, 8, 9 years old, I started to play in home, in the street. वो ऐसे ही टाइम पास के लिए खेलते थे। उनका एज सच फुटबॉल में फुल टाइम करियर परस्यू करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे फुटबॉल में उनका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि रोनाल्डो के पापा एक अल्कोहल एडिक्ट थे, बट लेट मी टेल यू कि रोनाल्डो के इनिशियल फुटबॉल करियर में उनके पापा का सबसे बड़ा रोल रहा है। रोनाल्डो के पापा एक गार्डनर होने के साथ साथ एंडोरिनिया नाम की एक लोकल फुटबॉल टीम में पार्ट टाइम किट मैन का भी काम किया करते थे, इसलिए उनको फुटबॉल के बारे में अच्छा खासा नॉलेज था। इसीलिए जब वो अपने बेटे को फुटबॉल खेलते हुए देखते थे तो उनको फील होता था कि रोनाल्डो के अंदर फुटबॉल को लेकर एक हिडन टैलेंट है। इसी वजह से वो रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने के लिए मोटिवेट करते थे। बचपन में रोनाल्डो फुटबॉल खेलने के साथ साथ स्ट्रीट क्लीनिंग का भी काम किया करते थे, ताकि अपने पैशन को फॉलो करते करते कुछ पैसे कमाकर वो अपनी फैमिली को भी जितना हो सके उतनी हेल्प कर सके। बाद में रोनाल्डो ने अपने पापा के कहने पर ही एंडोरिनिया फुटबॉल टीम को ज्वाइन कर लिया। 1992 से लेकर 1995 तक यानी 3 साल तक वो एंडोरिनिया के लिए ही खेलते रहे, लेकिन 1995 में वो एंडोरिनिया को छोड़कर नासियोनाल क्लब में चले गए, जो कि उस वक्त का सबसे बड़ा लोकल फुटबॉल क्लब हुआ करता था। अगले 2 साल तक रोनाल्डो ने नासियोनाल क्लब की तरफ से ही फुटबॉल खेला। इन 2 क्लब में लगभग 5 साल खेलने के बाद रोनाल्डो की फुटबॉल स्किल्स काफी इंप्रूव हो गई थी और अब रोनाल्डो की लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आने वाली थी। लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी आने वाला था। अपॉर्चुनिटी ये थी कि स्पोर्टिंग सीपी, जो कि पोर्चुगल के टॉप 3 बिगेस्ट फुटबॉल क्लब में से एक है, उसके 3 दिन के ट्रायल्स चल रहे थे, जिसमें वो यंग प्लेयर्स को सिलेक्ट करके अपने क्लब में शामिल करना चाहते थे, ताकि वो उन बच्चों को कम एज से ही फुटबॉल के लिए ट्रेन कर पाए। और फॉर्चुनेटली इसमें रोनाल्डो का सिलेक्शन हो जाता है
और 1,14,000 की फीस पर वो स्पोर्टिंग सीपी क्लब ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अपॉर्चुनिटी के साथ उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आने वाली थी। रोनाल्डो जो उस वक्त सिर्फ 11 साल के थे, वो अपना घर, अपने पेरेंट्स, भाई बहन और दोस्तों को छोड़कर अपने शहर से 967 किलोमीटर दूर लिस्बन शहर में शिफ्ट हो गए, जहां पर स्पोर्टिंग सीपी क्लब की ट्रेनिंग एकेडमी थी। लिस्बन आने के बाद वो 3 महीने में सिर्फ एक बार ही अपने पेरेंट्स से मिल पाते थे, जो कि 11 साल के बच्चे के लिए बहुत मुश्किल चीज थी। Toughest time in my life. It was when I left my family with 11. इवन उस दौरान रोनाल्डो के पास खाना खाने तक के पैसे नहीं होते थे, और जब कभी उनको रात को भूख लगती थी तो उनको मांग कर खाना पड़ता था। Later nights, 10:30, 11, we are a little bit hungry. So we had a McDonald's next to the stadium where we live, and we always go to the back door and we knock the door. Hey, any burgers left? और हाँ, इनकी ये प्रॉब्लम्स यहीं पर खत्म नहीं होती। इनफैक्ट ये तो बस शुरुआत ही है। अपने फुटबॉल ट्रेनिंग के दौरान वो लिस्बन के एक स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे थे, लेकिन रोनाल्डो का जो पोर्चुगीज बोलने का एक्सेंट था वो लिस्बन के लोकल बच्चों से काफी अलग था, इसलिए उनके क्लासमेट्स उनका मजाक उड़ाते थे और इवन उनको बुली भी करते थे। एक बार तो स्कूल में उनको इतना परेशान किया गया था कि रोनाल्डो को संभालने के लिए उनके होम टाउन मदेरा से उनकी मॉम को स्कूल में बुलाया गया था। इस सब के चलते रोनाल्डो वहाँ पर काफी अकेले पड़ गए थे, और इवन कई बार वो अकेले में बैठकर रोते भी थे। वो अंदर से इतना टूट चुके थे कि उन्होंने अपने फुटबॉल करियर को छोड़कर वापस मदेरा जाने तक का प्लान बना लिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस वक्त रोनाल्डो 14 साल के थे और उनके अंदर एक गट फीलिंग थी कि आराम से वो सेमी प्रोफेशनली खेल सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी मॉम और अपने कोच के साथ डिस्कस करके एक डिसीजन लिया। फुटबॉल छोड़ने की जगह रोनाल्डो ने अपनी पढ़ाई को ही छोड़ दिया, यानी सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब उनकी लाइफ की एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन उसके अगले ही साल उनकी लाइफ में एक उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है। रोनाल्डो को पता चलता है कि उनको टैकीकार्डिया है। टैकीकार्डिया एक बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है, जिसमें पेशेंट का हार्ट नॉर्मल से ज्यादा बीट करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक नॉर्मल आदमी रेस्ट कर रहा होता है तो उसका हार्ट 1 मिनट में 60 से 100 बार बीट करता है, लेकिन टैकीकार्डिया पेशेंट्स में ये नंबर 100 से ऊपर ही रहता है। 15 साल की उम्र में ही टैकीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए रोनाल्डो को एक हार्ट सर्जरी करवानी पड़ी थी, लेकिन इतने चैलेंजेस के बाद भी रोनाल्डो ने गिव अप नहीं किया और डेडिकेटेडली अपने गेम पर फोकस करते रहे, और इसी डेडिकेशन का रिजल्ट उनको अब मिलने वाला था। अभी तक क्रिस्टियानो स्पोर्टिंग सीपी की यूथ टीम की तरफ से खेल रहे थे, लेकिन 2002 में उनको यूथ टीम से डायरेक्ट सीनियर टीम में प्रमोट कर दिया जाता है, और उसी साल वो स्पोर्टिंग सीपी की बी टीम से स्पोर्टिंग सीपी की मेन टीम में आ जाते हैं। यही वो साल था जहां से रोनाल्डो का सीनियर फुटबॉल करियर शुरू होता है। यही से दुनिया को पता चलना शुरू होता है कि फुटबॉल वर्ल्ड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाम से भी कोई प्लेयर है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, रोनाल्डो को आज पूरी दुनिया जानती है। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो जो चाहे वो आज अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक अनसेड रियलिटी ये भी है कि एक सर्टेन स्टेज के बाद इंसान पैसों से बहुत ऊपर उठ जाता है और अपने लेवल पर वो अपने हिसाब से सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है। इसलिए रोनाल्डो ने अपने बचपन से जो स्ट्रगल देखी है, जो प्रॉब्लम फेस की है, वो कहीं ना कहीं आज भी रोनाल्डो को अच्छे से याद है। इसलिए वो अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करते हैं कि सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए जो भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करे। जैसे कि 2004 में जब सुनामी से इंडोनेशिया में सब कुछ तहस नहस हो गया था, तो यहाँ पर रोनाल्डो ने रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन दिया था। 2015 में जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तब भी उन्होंने ऑलमोस्ट 50 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। इवन रोनाल्डो ने अपने होम टाउन मदेरा के लिए भी बहुत कुछ किया है। उनकी माँ को कैंसर हो गया था, जब बाद में उनका कैंसर ठीक हो गया तब रोनाल्डो ने उस हॉस्पिटल को 82 लाख रुपीस डोनेट कर दिए थे, ताकि वो ऐसा ही एक कैंसर हॉस्पिटल उनके होम टाउन मदेरा में भी बना सके। इवन 2010 में मदेरा में भयंकर फ्लड आया था, तो उसके लिए रिलीफ फंड्स कलेक्ट करने के लिए रोनाल्डो ने एक चैरिटी मैच तक खेली थी। यहाँ तक कि एक बार तो रोनाल्डो ने लोगों की हेल्प करने के लिए अपने अवार्ड्स, जो कि किसी भी प्लेयर के लिए एक बैज ऑफ ऑनर होते हैं, उन अवार्ड्स को तक डोनेट कर दिया था। 2011 में रोनाल्डो को यूरोपियन गोल्डन बूट मिला था, जो कि फुटबॉल में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। रोनाल्डो ने लिटरली उस अवार्ड को अराउंड 9 करोड़ में ऑक्शन कर दिया और सारा पैसा डोनेट कर दिया था। ऐसे ही 2017 में उन्होंने अपने एक बैलन डोर को भी ऑक्शन कर दिया था, और इस ऑक्शन से जो अराउंड 4.5 करोड़ रुपए आए थे उन्हें भी डोनेट कर दिया था। इतना ही नहीं, 2014 की बात है जब एक 10 महीने के बच्चे की फैमिली रोनाल्डो से रिक्वेस्ट करती है कि रोनाल्डो उनके ऑटोग्राफ वाली जर्सी और उनके बूट्स उनको दे दे, ताकि वो उसको ऑक्शन करा के उससे जो भी पैसा आएगा उससे उनके बेटे का इलाज कर पाए। लेकिन जब रोनाल्डो को ये बात पता चलती है तो वो खुद हॉस्पिटल जाते हैं और उस बच्चे के इलाज में खर्च होने वाले अराउंड 68 लाख रुपए वो अपनी जेब से पे करते हैं। इवन कोविड के दौरान भी रोनाल्डो ने पोर्चुगल के हॉस्पिटल्स को अराउंड 9.5 करोड़ रुपए डोनेट किए थे, और यहाँ तक कि उन्होंने उस दौरान यूवेंटस क्लब से मिलने वाली अपनी एनुअल सैलरी में से 36 करोड़ रुपए सैलरी कम ली थी। और ये तो मैंने बस कुछ ही स्टोरीज बताई है, आपको रोनाल्डो के ऊपर ऐसी कई सारी स्टोरीज मिल जाएगी कि रोनाल्डो सोसाइटी में पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन सोसाइटी के लिए इतना कुछ करने के बाद भी ये बंदा हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंसा ही रहा है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द चैप्टर नंबर 3 ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री।
रोनाल्डो जो सोसाइटी में पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए इतने एफर्ट्स लगाते हैं, अगर आप उनकी खुद की लाइफ को अच्छे से स्टडी करोगे तो यू विल नोटिस कि उनका पूरा करियर ही कई सारे नेगेटिव इंसिडेंट से भरा पड़ा है। रेप एलिगेशन से लेकर टैक्स एवेजन और लीगल बैटल से लेकर मीडिया ट्रायल्स तक उनकी लाइफ हमेशा से कई कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। जुलाई 2017 में एक न्यूज आती है कि 2011 से लेकर 2014 के बीच में रोनाल्डो ने अप्रोक्सीमेटली 111 करोड़ का टैक्स चोरी किया है। इसके बाद ये केस कोर्ट में जाता है, जहां पर रोनाल्डो को 2 साल की सस्पेंडेड जेल की सजा मिलती है। यानी कि उनको एक्चुअल में जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन वो अंडर प्रोबेशन रहेंगे और बाद में अगर उन्होंने कभी ऐसा कुछ दोबारा किया तो उनको जेल होगी। इवन सस्पेंडेड जेल के साथ साथ उन पर अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ का फाइन भी लगाया गया था, जो बाद में स्पेनिश अथॉरिटीज के साथ निगोशिएट करके 124 करोड़ कर दिया गया था। अब इस वाले केस में तो रोनाल्डो सेटलमेंट कर लेते, लेकिन इसी टाइम पर अमेरिका में उनके ऊपर एक रेप केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और पर्टिकुलरली ये केस अगले 5 साल तक उनका जीना मुश्किल कर देता है। रोनाल्डो खुद बता दे कि फुटबॉल करियर के अलावा ये स्पेसिफिक केस उनकी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट मोमेंट था और इस केस ने लिटरली उनकी पूरी फैमिली को भी ट्रॉमा दे दिया था। I'm not gonna forget that 2018 probably was the most difficult year. ये केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे ध्यान से सुनना। तो कहानी शुरू होती है अप्रैल 2017 में, जब डेर स्पिगल नाम की एक जर्मन मीडिया कंपनी एक आर्टिकल पब्लिश करती है कि रोनाल्डो ने जून 2009 में लास वेगस में एक लेडी का रेप किया था और उस लेडी को अपना मुंह बंद रखने के लिए कुछ पैसे भी दिए थे। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग उस लेडी ने रेप के दूसरे दिन रोनाल्डो के अगेंस्ट लास वेगस पुलिस स्टेशन में केस भी फाइल कर दिया था, लेकिन वहां पर उसने रोनाल्डो का नाम और होटल की लोकेशन नहीं बताई थी, क्योंकि अलेजेडली वो लेडी रोनाल्डो की सेलिब्रिटी पावर को देखकर डर गई थी और उसने सोचा था कि अगर उसने रोनाल्डो के ऊपर एलिगेशंस लगाए तो चांसेस थे कि उसे भयंकर तरीके से पब्लिक बैकलैश का सामना करना पड़े। अब यहाँ तक डेर स्पिगल के उस आर्टिकल में कहीं पर भी उस लेडी का नाम रिवील नहीं किया जाता है। इस सब के बाद वो लेडी लॉ फर्म से एक लॉयर हायर करती है एंड जनवरी 2010 में रोनाल्डो और उस लेडी की लीगल टीम एक मीटिंग करती है। उस मीटिंग में वो लेडी और उसकी फैमिली भी मौजूद होती है, लेकिन उस मीटिंग में रोनाल्डो नहीं जाते। दोनों साइड से निगोशिएशन शुरू होता है और आखिर रोनाल्डो की लीगल टीम उस लेडी को 1,70,00,000 रुपए देकर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेती है, लेकिन इसके बदले विक्टिम से एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है कि विक्टिम कभी भी पब्लिक में इन सभी एलिगेशंस को नहीं उठाएगी। मतलब एक तरह से रोनाल्डो की लीगल टीम ने पैसा देकर उस लेडी का मुंह बंद करवा दिया था। अब सब कुछ सॉर्ट हो चुका था, लेकिन जैसे अप्रैल 2017 में डेर स्पिगल का ये आर्टिकल सामने आता है तो ये केस फिर से चर्चे में आता है। इस आर्टिकल के रिप्लाई में रोनाल्डो की एजेंसी जस्टिफ्यूड अपना स्टेटमेंट रिलीज करती है, जिसमें वो रोनाल्डो के अगेंस्ट लगाए गए सभी एलिगेशंस को डिनाई कर देती है और डेर स्पिगल के उस आर्टिकल को बस एक जर्नलिस्टिक फिक्शन कहकर बाजू में हो जाती है। लेकिन इसके बाद 29 सितंबर 2018 को डेर स्पिगल एक और आर्टिकल पब्लिश करता है और इस बार उस लेडी का नाम भी रिवील कर दिया जाता है, कैथरीन मायोर्गा, जो कि एक अमेरिकन टीचर थी। और यहाँ से ये केस फिर से एक नया टर्न लेता है। 2 अक्टूबर 2018 को विक्टिम की रिक्वेस्ट पर लास वेगस पुलिस इस केस को रीओपन करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और अब ये मैटर बहुत इंटेंस हो जाता है। अब रोनाल्डो खुद भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम दोनों के बीच में हुआ था, लेकिन वो कंसेंचुअल था और मैंने जो भी किया वो कैथरीन के कंसेंट के साथ किया था। और ये जो भी चार्जेस रोनाल्डो के ऊपर लग रहे थे उस पर रोनाल्डो का कहना था कि सिर्फ उनको डिफेम करने के लिए एक इंटेंशनल डिफेमेशन कैंपेन चलाया जा रहा है। तो अब रोनाल्डो की ये बात सुनकर सवाल ये आता है कि अगर ये सब कुछ कंसेंचुअल था तो रोनाल्डो के लीगल टीम ने विक्टिम को पैसे क्यों दिए थे? अगर आपकी कोई गलती ही नहीं थी तो आपको डर किस बात का था? तो देखो, इस बात को लेकर रोनाल्डो के लॉयर ने सामने आकर कहा था कि पैसे देने का मतलब ये नहीं था कि हमने कैथरीन के एलिगेशंस को एक्सेप्ट कर लिया है। इनफैक्ट पैसे देकर हम इस केस को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते थे, क्योंकि इस न्यूज के बाहर आने से रोनाल्डो की पब्लिक इमेज खराब हो सकती थी, जो उन्होंने कई सालों से हार्डवर्क करके बनाई थी। अब ये तो थी रोनाल्डो की साइड, लेकिन कैथरीन के लॉयर को कोर्ट में ये प्रूव करना था कि रोनाल्डो और कैथरीन के बीच उस रात जो भी हुआ वो कंसेंचुअल तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि रोनाल्डो ने विक्टिम के साथ जबरदस्ती की थी। लेकिन वो लोग इस बात को प्रूव नहीं कर पाए। इसलिए जुलाई 2019 में लास वेगस प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि कैथरीन के सभी एलिगेशंस रीजनेबल डाउट्स के अलावा और कुछ भी प्रूव नहीं कर पा रहे, क्योंकि 2009 में तो उसने रोनाल्डो का नाम और होटल की लोकेशन भी नहीं बताई, जिसकी वजह से पुलिस रोनाल्डो के अगेंस्ट प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाई और ना ही इस केस पर कोई मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन हो पाई। इसलिए इनफ एविडेंस ना होने की वजह से रोनाल्डो के ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए गए थे वो सारे हटाए गए और फाइनली रोनाल्डो की लाइफ से ये केस बाहर हो गया। ऐसा आपको लग रहा है?
बट वेट, सितंबर 2018 में कैथरीन ने दोबारा से रोनाल्डो के ऊपर सिविल लॉसूट फाइल कर दिया और अब उसने अराउंड 500 करोड़ रुपए के कंपनसेशन की डिमांड की। लेकिन अक्टूबर 2021 में कोर्ट ने इस लॉसूट को यह कहकर डिसमिस कर दिया कि रोनाल्डो ने 2010 के सेटलमेंट के टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो कि लॉ के अगेंस्ट हो। इस सब के बाद जून 2022 में नेवाडा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी कैथरीन के इस केस को डिसमिस कर दिया। इस केस में कैथरीन और रोनाल्डो की कई सारी इमेजेस भी सामने आई थी जिसमें दोनों भी कंफर्टेबली डांस कर रहे हैं। जिस रात दोनों के बीच हुआ था ये उससे कुछ घंटे पहले की इमेजेस है। इन इमेजेस को देखकर कई लोगों का ये कहना था कि रोनाल्डो और कैथरीन के बीच जो भी हुआ वो कंसेंचुअल था, और वही कुछ लोगों का ये भी कहना था कि रोनाल्डो ने कैथरीन के साथ जबरदस्ती की थी। बाय द वे, इस पर आपकी क्या ओपिनियंस है कमेंट्स में बताना। इस पर्टिकुलर केस के अलावा रोनाल्डो के ऊपर और भी 2 केसेस लगी थी। पहला केस है स्कॉटलैंड वाला। नवंबर 2005 में यूके की स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस यानी सीपीएस को एक फाइल सबमिट की थी जिसमें ये लिखा था कि 2 अक्टूबर को 2 आदमियों ने सेंट्रल लंदन होटल में किसी का रेप किया है। बाद में रोनाल्डो को पुलिस स्टेशन बुलाया गया जहां पर उनसे कुछ सवाल जवाब किए गए और उन्हें वापस भेज दिया। इसके बाद स्कॉटलैंड यार्ड के स्पोक्स पर्सन बोलते हैं कि रोनाल्डो के अगेंस्ट रेप करने के कोई एविडेंस नहीं है और उनको इनोसेंट बोलकर छोड़ दिया जाता है। और सरप्राइजिंगली जिन 2 लेडीज ने ये एलिगेशंस लगाए थे उनमें से एक तो बाद में रेप एलिगेशन वापस भी ले लेती है। दूसरा केस है 2008 का। इसमें होता यह है कि 2008 में डेली मिरर नाम का एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर रोनाल्डो के ऊपर शराब पीने के एलिगेशंस लगा देता है। नाउ यू माइट थिंक कि शराब पीना वेस्टर्न कल्चर में एक बहुत आम सी बात है, तो इसमें एलिगेशंस लगाने वाली कौन सी बात हो गई। तो देखो, एक बार रोनाल्डो ने बोला था कि वो शराब नहीं पीते हैं, लेकिन जुलाई 2008 में उन्होंने किसी इंजरी रिकवरी के लिए एक बार शराब पी ली थी। इसके ऊपर डेली मिरर का कहना था कि रोनाल्डो ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हैं। लेकिन जब रोनाल्डो ने डेली मिरर के अगेंस्ट डिफेमेशन को लेकर लीगल एक्शन ले ली तो नवंबर 2010 को डेली मिरर ने रोनाल्डो से माफी भी मांग ली और जो भी लीगल एक्सपेंसेस रोनाल्डो को देने पड़े थे उनका कंपेंसेशन भी दे दिया। सो जब आप रोनाल्डो की लाइफ को क्रोनोलॉजिकली स्टडी करोगे तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि उनकी लाइफ कितनी कंट्रोवर्सीज से भरी हुई है और कितने तो भी बार उनकी पब्लिक इमेज बर्बाद होते होते बची है। लेकिन इतनी सारी कंट्रोवर्सीज, इतने सारे केसेस और इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी इस बंदे ने फुटबॉल पर से अपना फोकस जरा भी यहां से वहां नहीं होने दिया और फुटबॉल में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बना दिए और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए जिसके बारे में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। एंड दिस इटसेल्फ ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री। रोनाल्डो के करियर की शुरुआत होती है स्पोर्टिंग सीपी क्लब के साथ। वो इस क्लब के पहले ऐसे प्लेयर थे जिसने एक ही सीजन में अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18 और इवन मेन टीम के लिए भी खेला था। बेसिकली होता यह था कि रोनाल्डो को एक टीम में डाला जाता था लेकिन उनके क्रेजी परफॉर्मेंस की वजह से उनको नेक्स्ट टीम में प्रमोट कर दिया जाता था। स्पोर्टिंग सीपी क्लब के मैनेजर रोनाल्डो की ऐसी ड्रिबलिंग स्किल से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने उनको डायरेक्ट मेन टीम में सिलेक्ट कर लिया था और यहीं से रोनाल्डो का सीनियर फुटबॉल करियर शुरू हुआ था। 14 अगस्त 2002 को रोनाल्डो ने यूएफए चैंपियंस लीग में इंटर मिलान के अगेंस्ट अपना पहला मैच खेला। ये जो यूएफए है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एशियन क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी है। जैसे एसीसी की सभी कंट्रीज सिर्फ एशिया से ही आती है, वैसे यूएफए की 55 कंट्रीज में से 52 कंट्रीज अकेले यूरोप से आती है। यूएफए एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है जो नेशनल और क्लब लेवल पर कई सारे कॉम्पिटिशंस को ऑर्गेनाइज करती है। अगर नेशनल लेवल पर देखें तो वहां पर डिफरेंट कंट्रीज की नेशनल टीम पार्टिसिपेट करती है और वहीं पर क्लब लेवल की बात करें तो वहां पर चैंपियंस लीग सबसे ज्यादा पॉपुलर है जिसमें इन 55 कंट्रीज के कई अलग अलग क्लब्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसको अगर और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताऊं तो जैसे क्रिकेट में इंडिया की आईपीएल है, पाकिस्तान की पीएसएल है, ऐसी अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग लीग्स होती है। वैसे ही फुटबॉल में हर कंट्री की लीग होती है, लाइक स्पेन की ला लीगा, इंग्लैंड की प्रीमियर लीग, पोर्चुगल की प्रीमियरा लीगा एंड सो ऑन। और इन सभी लीग्स में वहां के लोकल क्लब्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगस्त 2003 में रोनाल्डो ऐसी एक लीग में स्पोर्टिंग सीपी क्लब के साइड से खेल रहे थे और उस मैच में वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा देते हैं। इस मैच में रोनाल्डो का गेम देखकर मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और वो अपने मैनेजर एलेक्स फर्ग्यूसन से रिक्वेस्ट करते हैं कि कैसे भी करके क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड में लेकर आओ। इसके बाद फर्ग्यूसन स्पोर्टिंग सीपी को अराउंड 93 करोड़ रुपीस की ट्रांसफर फी देकर रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल कर लेते हैं और रोनाल्डो उस टाइम तक इंग्लैंड की फुटबॉल हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेंसिव टीनेजर बन जाते हैं और यहीं से रोनाल्डो की यूके के मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्नी शुरू हो जाती है। रोनाल्डो जब यूनाइटेड ज्वाइन करते हैं तब वो चाहते थे कि उनको 28 नंबर की जर्सी मिले क्योंकि उनके पहले क्लब स्पोर्टिंग सीपी में भी उनका वही नंबर था, लेकिन एलेक्स फर्ग्यूसन रोनाल्डो को 7 नंबर की जर्सी देते हैं और इसके पीछे का रीजन भी बहुत इंटरेस्टिंग था। ये 7 नंबर वही आइकॉनिक नंबर था जिसको जॉर्ज बेस्ट, एरिक कैंटना और डेविड बेकहम जैसे यूनाइटेड के कई स्टार प्लेयर्स ने पहना था और रोनाल्डो को लेकर फर्ग्यूसन को ये यकीन था
कि ये बंदा इस 7 नंबर जर्सी की लेगेसी को आगे लेकर जाएगा। इस 7 नंबर की जर्सी की हिस्ट्री क्या है और इसको पहनने वाले के ऊपर क्या लेवल का परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, ये रोनाल्डो को भी काफी अच्छे से पता था। इसलिए शुरुआत में वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आज यही 7 नंबर उनकी पहचान बन गया है। 16 नवंबर 2003 को रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से अपना डेब्यू मैच खेलते हैं। अपनी पहली मैच में जब वो ग्राउंड पर आते हैं तो उनके वेलकम में उनको एक बेहतरीन स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। इसलिए उनके इस डेब्यू को अनडाउटेडली द मोस्ट एक्साइटिंग डेब्यू भी कहा जाता है। रोनाल्डो ने जब यूनाइटेड ज्वाइन किया था तब उसके 2-3 साल में उनके कई टीम मेंबर्स के साथ पंगे हो गए थे। इवन उनको टीम से बाहर करने तक की बात हो रही थी और एक मैच में तो उनको बैन भी कर दिया गया था। अब देखा जाए तो 2006 के वर्ल्ड कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगल की यंगेस्ट एवर गोल स्कोरर बन चुके थे, लेकिन एक बार रोनाल्डो पब्लिकली आकर कहते हैं कि उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो वो डिजर्व करते हैं। इसलिए रोनाल्डो चाहते थे कि उनका ट्रांसफर किसी दूसरे क्लब में कर देना चाहिए। लेकिन इसी दौरान एक और चीज ये होती है कि 2006-07 के इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन में रोनाल्डो का परफॉर्मेंस इस लेवल का था कि उस सीजन के प्लेयर, फैंस प्लेयर, यंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ये सभी टॉप अवार्ड्स रोनाल्डो को मिल जाते हैं और इवन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उन्हीं को मिल जाता है। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आईपीएल में किसी एक ही प्लेयर को उस सीजन के सभी टॉप अवार्ड्स मिल गए। तो दिस शोज कि रोनाल्डो का परफॉर्मेंस शुरुआत से ही क्या लेवल का था और ये तो बस अभी शुरुआत थी। 2008 रोनाल्डो की लाइफ का वो साल होने वाला था जिसमें रोनाल्डो स्टार से एक सुपरस्टार बनने वाले थे। 2008 के प्रीमियर लीग सीजन में रोनाल्डो हाईएस्ट गोल स्कोरर थे, जिसके लिए उनको प्रीमियर लीग का सबसे बड़ा अवार्ड गोल्डन बूट मिलता है। उसी साल चैंपियंस लीग में रोनाल्डो टॉप स्कोरर थे, जिसके लिए उनको यूएफए क्लब फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता है। यहाँ तक कि इसी साल यानी 2008 में ही रोनाल्डो को फर्स्ट टाइम बैलन डोर और फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल जाता है। उसी साल उन्होंने एक गोल मारा था, पहले तो आप वो गोल देख लो। Ronaldo, why not have a go? Cristiano Ronaldo returns to Portugal. और ये वो गोल था जिसके लिए रोनाल्डो को पुस्कस अवार्ड मिलता है, जो बेस्ट गोल ऑफ द ईयर का अवार्ड होता है। और तो और इसी साल रोनाल्डो को यूएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल जाता है। यानी 2008 इस एक साल में ही रोनाल्डो को फुटबॉल में इंडिविजुअल लेवल के तीनों सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिल जाते हैं। रोनाल्डो की इन अचीवमेंट्स के पीछे एक बहुत बड़ा रोल था एलेक्स फर्ग्यूसन का, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर थे। It's unbelievable person. He treat me very good. As I say many times, he's like a father for me in football. अब 2009 में रोनाल्डो एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़कर अब रियल मैड्रिड में चले जाते हैं और इंटरेस्टिंगली वो 2009 तक की फुटबॉल हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसफर बन जाते हैं विद अ ट्रांसफर फी ऑफ 596 करोड़ रुपीस। और इतना ही नहीं, जब वो रियल मैड्रिड को ज्वाइन करने के बाद उनके होम स्टेडियम आते हैं तो उनको वेलकम करने के लिए लिटरली 80,000 फैंस इकट्ठा हो जाते हैं और फुटबॉल हिस्ट्री में ऐसा कुछ पहली बार होता है। अब सब कुछ सही चल ही रहा था कि अक्टूबर 2009 में रोनाल्डो के एंकल में एक इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से वो 7 हफ्तों तक मैच नहीं खेल पाते। और इवन अगर देखा जाए तो 2009 से लेकर अराउंड 2013 तक वी कैन से कि फुटबॉल में मेसी का एरा था। 2009 से लेकर 2012 तक यानी कंटिन्यूअसली 4 साल तक मेसी लगातार 4 बैलन डोर लेकर गए थे, लेकिन 2013 में रोनाल्डो का वापस से कमबैक हो जाता है। 2013 और 14 बैक टू बैक 2 साल फीफा बैलन डोर रोनाल्डो अपने नाम कर लेते हैं। अब सितंबर 2015 में रोनाल्डो एक और रिकॉर्ड सेट करते हैं। ये राउल गोंजालेस है, जो रियल मैड्रिड के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर थे। इन्होंने 550 मैचेस में 228 गोल मारे थे, जो कि सितंबर 2015 तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड था। लेकिन सितंबर 2015 में रोनाल्डो ये रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हैं और इसमें सरप्राइजिंग बात ये थी कि रोनाल्डो ये रिकॉर्ड सिर्फ 203 मैचेस खेलकर ही ब्रेक करते हैं। मतलब कहां 550 मैचेस और कहां 203 मैचेस। इसके बाद अगेन 2016 में रोनाल्डो अपना 4th बैलन डोर भी जीत जाते हैं। अब 2018 का बैलन डोर तो रोनाल्डो नहीं जीत पाते हैं, लेकिन रोनाल्डो उस साल एक ऐसा गोल मारते हैं, पहले तो वो गोल देख लो यार। What an incredible sight you can see around the ground, not just the Real Madrid. इस गोल को लेकर रोनाल्डो खुद कहते हैं कि वो आज भी उनका सबसे फेवरेट गोल है। अब उसी साल यानी 2018 में ही रोनाल्डो का रियल मैड्रिड के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। कई वीक्स की निगोसिएशन के बाद जुलाई 2018 में रोनाल्डो 800 करोड़ की ट्रांसफर फीस के साथ इटली के यूवेंटस क्लब को ज्वाइन कर लेते हैं। ये ट्रांसफर फी एक 30 साल से ज्यादा उम्र के प्लेयर को दी गई आज तक की हाईएस्ट ट्रांसफर फी थी। आगे 2018 से लेकर 2021 यानी 3 साल तक रोनाल्डो यूवेंटस के लिए खेलते हैं और फिर 27 अगस्त 2021 को मैनचेस्टर यूनाइटेड अनाउंस करती है कि रोनाल्डो उनकी टीम में वापस आ रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का था, जिसके लिए यूनाइटेड रोनाल्डो को 15 मिलियन यूरोज की ट्रांसफर फीस पे करती है। अब शुरुआत के 1 साल तक रोनाल्डो यूनाइटेड के लिए बहुत बढ़िया खेलते हैं,
लेकिन उसके अगले साल एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिससे रोनाल्डो सीधा यूनाइटेड को छोड़कर एक दूसरे क्लब को ज्वाइन कर लेते हैं। तो हुआ कुछ यूं था कि उस दौरान यूनाइटेड का जो पुराना मैनेजर था उसकी जगह अब एक नया मैनेजर आ चुका था, इसलिए कहीं ना कहीं रोनाल्डो और उस नए मैनेजर के बीच वो केमिस्ट्री नहीं बन पा रही थी। The empathy with the coach is not good. अब इसके कई रीजंस थे, लाइक ये नया मैनेजर रोनाल्डो की जगह कुछ यंग प्लेयर्स को प्रेफरेंस दे रहा था। इवन कई मैचेस में तो रोनाल्डो को बिठा कर रखा गया था, जिससे कहीं ना कहीं वो बात उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ चुकी थी। लेकिन उनकी एज, ट्रांसफर फी और हाई सैलरी डिमांड की वजह से कई यूरोपियन क्लब्स उनको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्हें मना कर देते थे। अब फाइनली 22 नवंबर 2022 को यूनाइटेड रोनाल्डो के साथ का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता है। अब यहाँ से सबको लग रहा था कि रोनाल्डो की एज भी हो गई है और अब वो शायद रिटायरमेंट ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्लेयर्स यही ऑप्शन चूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर रोनाल्डो के करियर में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो किसी ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। 30 दिसंबर 2022 को एक न्यूज आती है कि रोनाल्डो ने सऊदी अरेबिया के फुटबॉल क्लब अल नसर के साथ 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और इसके लिए रोनाल्डो को 1740 करोड़ रुपए पर ईयर की आज तक की हाईएस्ट फुटबॉल सैलरी दी गई है। एंड दिस इज हाउ द क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने 2002 में ऑफिशियली अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत की थी, वो कई सालों की अप्स एंड डाउन्स की जर्नी के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन इन अप्स एंड डाउन्स में, सभी लीगल बैटल्स में और हर मुसीबत में अगर रोनाल्डो के साथ कोई खड़ा था तो वो थी उनकी फैमिली। और इतनी इंसाइटफुल और वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट्री में अगर हम रोनाल्डो की फैमिली के बारे में बात नहीं करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ मिसिंग, कुछ अधूरा सा रह जाएगा। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द 5th चैप्टर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि वो रोनाल्डो के पापा ही थे जिन्होंने रोनाल्डो को सबसे पहले फुटबॉल खेलने के लिए एनकरेज किया था। रोनाल्डो जब छोटे थे तो उस टाइम पर जब भी कोई गोल मारते थे तो उनके पापा का कुछ ऐसा रिएक्शन होता था। My father was so proud of me. A few goals, I scored goals, and next day I come in the paper like a small part, and he was so proud. He put it in newspaper and he showed his old friends in a neighborhood. 2002 में रोनाल्डो का सीनियर फुटबॉल करियर शुरू ही हुआ था और उसके सिर्फ 3 साल बाद यानी सितंबर 2005 में ओवर अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से उनके पापा का लिवर फेल हो जाता है और रोनाल्डो के पापा की डेथ हो जाती है। उनके पापा अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए रोनाल्डो के पास इंग्लैंड भी गए थे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और सिर्फ 52 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। उस टाइम पर रोनाल्डो सिर्फ 20 साल के थे और ये उनके लिए ऑब्वियसली एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था, क्योंकि भले ही उनके पापा अल्कोहलिक थे लेकिन उन्होंने उनकी तरफ से जितना और जो हो सकता है रोनाल्डो के लिए वो सब किया था। 2004 में उनके पापा ने एक इंटरव्यू दिया था और जब उस इंटरव्यू को रोनाल्डो ने पहली बार देखा तब वो लिटरली कैमरे के सामने ही रोने लग गए थे। I never saw the video. It's really too emotional. Okay, let's get back to the video. आपको पता होगा कि यूरोपियन कंट्रीज में मोस्टली बच्चे बड़े होने के बाद अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं, लेकिन रोनाल्डो आज भी अपनी मॉम को अपने साथ ही रखते हैं। एक इंटरव्यू में जब रोनाल्डो से पूछा गया था कि अगर आपका कोई दोस्त आपकी मॉम की रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो आपका क्या रिएक्शन होगा, तो उस पर रोनाल्डो का कुछ ये जवाब था। They're never gonna be with me, next to me, because I have a security and make him sleep. और रोनाल्डो अपनी मॉम से कितने अटैच्ड है ये तो आपको इस डॉक्यूमेंट्री के शुरू में ही पता चल गया कि कैसे रोनाल्डो ने अपनी मॉम के लिए उनका 5 साल का रिलेशनशिप 5 मिनट में तोड़ दिया था। अब रोनाल्डो के पर्सनल लाइफ की बात हो रही है तो उसमें उनके रिलेशनशिप्स की बात तो होनी चाहिए, राइट? रोनाल्डो ने अपनी लाइफ में कई मॉडल्स, टीवी एंकर्स और फेमस सेलिब्रिटीज को डेट किया है और इसी बीच 2009 में उनकी मुलाकात रशियन मॉडल इरिना शैक से होती है, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो के शुरू में ही डिस्कस किया है। लेकिन इरिना के बाद रोनाल्डो को एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जो एक गुची स्टोर में जॉब करती थी। 2016 में मैड्रिड के एक गुची स्टोर में रोनाल्डो की मुलाकात जॉर्जिना रोड्रिगेज से होती है और आगे वो दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। जॉर्जिना पहले एक बैले डांसर बनना चाहती थी, लेकिन घर की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खास ना होने की वजह से बाद में उसने मॉडलिंग में जाने का डिसीजन ले लिया था। बाद में वो लंदन में पढ़ने के लिए गई थी और वहां से वापस आने के बाद जॉर्जिना मैड्रिड आ जाती है, जहां पर उनको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और आगे जब उनकी लाइफ में रोनाल्डो आते हैं तब से उनकी लाइफ कंप्लीटली बदल जाती है। कई बार रोनाल्डो जॉर्जिना को गुची स्टोर से पिकअप करने के लिए अपनी लग्जरी कार्स लेकर जाते थे। एक बार तो रोनाल्डो अपनी बुगाटी लेकर चले गए थे, जिसको देखकर जॉर्जिना के सभी कोवर्कर्स की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उनको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो सब लोग खुद बस से ट्रैवल करते हैं और वही उनकी कोवर्कर बुगाटी में घूम रही है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2025,
2016 से लेकर आज 2025 तक यानी 9 साल से जॉर्जिना और रोनाल्डो साथ में रहते हैं। इवन इनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने शादी नहीं की है। अब उन्होंने शादी क्यों नहीं की है, इसका रीजन तो बस जॉर्जिना और रोनाल्डो को ही पता है। हाँ, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, इन 2 बच्चों के अलावा रोनाल्डो के और भी 3 बच्चे हैं, लेकिन ये तीनों बच्चे सरोगसी से हुए हैं। इन तीनों बच्चों की बायोलॉजिकल मदर कौन है ये भी इन्होंने आज तक रिवील नहीं किया है। इन 5 बच्चों में से क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर रोनाल्डो का सबसे बड़ा बेटा है, जिसको रोनाल्डो अभी से फुटबॉलर बनने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। ये थी रोनाल्डो की फैमिली स्टोरी। बट नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट पावरफुल एंड फाइनल चैप्टर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री। रोनाल्डो की नेटवर्थ $1 बिलियन से भी ज्यादा है और वो पहले ऐसे फुटबॉलर है जिसने $1 बिलियन की नेटवर्थ क्रॉस की है। अब जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बात बहुत फैसिनेट कर गई कि भाई पॉपुलर तो मेसी भी है, विराट कोहली भी है, MS धोनी भी है और ऐसे कई सारे एथलीट्स हैं जो कि ग्लोबली पॉपुलर है, लेकिन ये सब लोग रोनाल्डो की जितना बड़ा बिजनेस एम्पायर क्यों नहीं खड़ा कर पाए? ये लोग कहाँ कम पड़ गए? तो इसके ऊपर जब मैं रिसर्च करता गया तो आई गॉट टू नो कि फुटबॉल तो फुटबॉल, लेकिन बिजनेस को लेकर भी रोनाल्डो का जो माइंडसेट है वो कितना पावरफुल और विजनरी है। अभी कुछ महीने पहले एक न्यूज आई थी कि जैकी श्रॉफ ने भीड़ू इस वर्ड को ही पेटेंट कर लिया है और इवन उनके फोटोज और उनके नाम को कोई उनके कंसेंट के बगैर यूज ना करे, इसलिए वो दिल्ली हाई कोर्ट में तक गए थे। इवन 2022 में अमिताभ बच्चन ने भी अपने वॉइस और इमेजेस को पेटेंट कर लिया था। इंडिया में ऐसे और भी कई लोगों ने अपने इमेज राइट्स को पेटेंट कर लिया है। लेकिन इसमें नोटिस करने लायक बात यह है कि जब से एआई की हेल्प से डीप फेक वीडियोस वगैरह बननी शुरू हुई है, उसके बाद से हमारे यहाँ के लोग खुद के इमेज राइट्स को पेटेंट करने लग गए और वो भी अपनी इमेज वायलेशन की सेफ्टी के लिए। लेकिन पता है रोनाल्डो ने अपने इमेज राइट्स कब पेटेंट करके रखे थे? 2009 में, यानी आज से 15 साल पहले। और वो भी हमारे यहाँ के सेलिब्रिटीज की तरह इमेज वायलेशन से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के लिए पेटेंट किया था। 2009 में जब रोनाल्डो स्पेन के रियल मैड्रिड को ज्वाइन करते हैं तो क्लब मैनेजमेंट और रोनाल्डो के बीच में एक म्यूचुअल अग्रीमेंट साइन होता है कि रोनाल्डो के इमेज राइट्स के थ्रू जो भी अर्निंग्स होगी वो क्लब और रोनाल्डो के बीच शेयर होगी। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, इमेज राइट्स के अंडर एक प्लेयर की इमेज, नेम, सिग्नेचर, निक नेम और वॉइस, ऐसी कई सारी चीजें आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी कहती है कि हम रोनाल्डो के सिग्नेचर वाली टी शर्ट बेचना चाहते हैं तो रोनाल्डो उस कंपनी से एक स्पेसिफिक फीस चार्ज करते हैं। ऐसे ही लेट्स सपोज कोई वीडियो गेम कंपनी अपने गेम में रोनाल्डो को फीचर करना चाहती है तो उनको भी रोनाल्डो को पैसे देने पड़ते हैं। अब वैसे देखा जाए तो रियल मैड्रिड में खेलने वाले हर प्लेयर के लिए इमेज राइट्स एक स्टैंडर्ड रूल था, जिसमें प्लेयर को इमेज राइट से जनरेट हुए रेवेन्यू का 50% रेवेन्यू क्लब के साथ शेयर करना पड़ता था। लेकिन जो कि रोनाल्डो का फुटबॉल में एक अलग ही क्रेज था, तो क्लब और रोनाल्डो ने मिलकर एक निगोशिएशन कर लिया और उनमें 60-40 का रेशो डिसाइड हो गया। यानी इमेज राइट्स के थ्रू जो भी पैसा आएगा उसका 40% क्लब को जाएगा और 60% रोनाल्डो के पास रहेगा। अब यहाँ तक आपको लग रहा होगा कि यार इसमें कौन सी यूनिक बात है, ये इमेज राइट्स तो हर प्लेयर के लिए एक स्टैंडर्ड रूल था, तो इसमें रोनाल्डो ने सिर्फ 10% का रेवेन्यू शेयर निगोशिएट करके कौन सा बड़ा तीर मार लिया, ये आपको अब समझेगा। देखो 60-40 रेशो वाला जो अग्रीमेंट था वो 2009 में हुआ था, लेकिन इसके 3 साल बाद यानी 2012 में कुछ रिपोर्ट्स आने लगी कि रोनाल्डो अपनी इमेज राइट्स पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। इसके बाद रियल मैड्रिड और रोनाल्डो के बीच में दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है और इमेज राइट्स के थ्रू आने वाले रेवेन्यू में रोनाल्डो का शेयर पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब वो कितना % बढ़ता है ये तो कहीं पर डिस्क्लोज नहीं किया गया, या फिर हो सकता है कि मुझे रिसर्च में ना मिला हो, लेकिन अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट्स में बता देना। अब 2012 में रोनाल्डो के पास जो भी इमेज राइट्स थे वो उनको यूज करके एक बहुत बड़ा गेम खेलते हैं और यही वो स्ट्रैटेजी थी जिससे रोनाल्डो का बिजनेस यूरोप के बाहर, चाइना, साउथ कोरिया, इवन इंडिया और यहाँ तक कि पूरे एशिया में फैल जाता है। कैसे? जून 2015 में रोनाल्डो के पास जो भी खुद के इमेज राइट्स थे वो उनको पीटर लीम नाम के एक सिंगापुरियन बिजनेसमैन को बेच देते हैं। ये एक 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें रोनाल्डो के इमेज राइट्स को अब पीटर लीम की मिंट मीडिया नाम की कंपनी कंट्रोल करने वाली थी। लेकिन ये सब करके रोनाल्डो को क्या मिलने वाला था? तो देखो 2015 वो टाइम था जब यूरोपियन फुटबॉल धीरे धीरे एशिया में पॉपुलर हो रहा था। अब एशिया हमारे प्लैनेट का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जहां पर पूरे वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन रहती है, इसलिए रोनाल्डो को यहाँ पर एक बहुत बड़ी फुटबॉल ऑडियंस दिखाई दे रही थी और वो चाहते थे कि एशियन फुटबॉल फैंस के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़े और पूरे एशिया में CR7 ब्रांड नेम मासेस तक पहुंचे। अब देखो इसके लिए रोनाल्डो ने अपने इमेज राइट्स एक ऐसे इंसान को बेचे जो ऑलरेडी एक बिलियनियर था। उसका खुद का वेलेंसिया नाम का फुटबॉल क्लब भी था एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली वो सिंगापुर से था, इसलिए एशियन मार्केट में उसका अच्छा खासा नाम भी था। इसीलिए इसी पीटर लीम नाम के बिजनेसमैन को इमेज राइट्स बेचने की वजह से चाइना, साउथ कोरिया, इवन इंडिया और यहाँ तक कि पूरे एशिया में रोनाल्डो का जो क्रेज था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। उसी एक डील की वजह से पिछले कई सालों से रोनाल्डो चाइना में मोस्ट
मोस्ट पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर बन चुके हैं। चाइनीज फैंस रोनाल्डो को सी लो नाम से जानते हैं, जिसमें सी मीन्स क्रिस्टियानो और लो मीन्स रोनाल्डो। इवन इंडिया में भी रोनाल्डो के लाखों हार्डकोर फैंस देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे जैसे एशिया में रोनाल्डो की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी उसी स्पीड से बढ़ते गए और इस एक चीज ने रोनाल्डो का बिजनेस गेम कंप्लीटली बदल कर रख दिया। कैसे? देखो 2015 में पीटर लिम के साथ जब ये डील साइन हुई थी, उस टाइम पर रोनाल्डो के सिर्फ 35 मिलियन फॉलोअर्स थे और वो पूरी दुनिया में 10th नंबर पर थे। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे चलकर रोनाल्डो दुनिया के सबसे बड़े इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी बन जाएंगे। लेकिन पीटर लिम के साथ हुई डील के सिर्फ 3 साल बाद यानी अक्टूबर 2018 में रोनाल्डो इंस्टाग्राम के मोस्ट फॉलोड पर्सन बन जाते हैं और तब से लेकर आज तक इस टाइटल के कोई आसपास भी नहीं आ पाया है। रोनाल्डो के बिजनेस माइंडसेट को समझने के लिए मैंने उनके सोशल मीडिया को बहुत प्रिसाइजली स्टडी किया है, उनकी कई सारी पोस्ट को बहुत बारीकी से एनालाइज किया और इसके बाद मुझे उनके कंटेंट में एक बहुत ही यूनिक पैटर्न ऑब्जर्व हुआ। इन फोटोज को देखो, ये सब पोस्ट फुटबॉल रिलेटेड है और इन पर ऑन एन एवरेज 6 से 7 मिलियन लाइक्स है। लेकिन अब इन फोटोज को देखो, ये फोटोज लाइफस्टाइल और फिटनेस रिलेटेड है और इन पर ऑन एन एवरेज 15 से 16 मिलियन लाइक्स है। यानी भले ही रोनाल्डो एक फुटबॉलर है, लेकिन रोनाल्डो को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जरूरी नहीं कि दुनिया का हर बंदा फुटबॉल लवर होगा। इसलिए रोनाल्डो ने अपने सोशल मीडिया को मेनली इन 4 टाइप्स के कंटेंट में डिवाइड किया है: फुटबॉल, फिटनेस, लग्जरी लाइफस्टाइल एंड स्पॉन्सर्ड पोस्ट, ताकि जिन लोगों को फुटबॉल में इंटरेस्ट भी नहीं होगा वो लोग भी उनके एस्थेटिक फिटनेस, कूल पर्सनालिटी, पर्सनल लाइफ, सुपर कार्स, प्राइवेट जेट ऐसी लग्जरियस लाइफस्टाइल को देखने के लिए आएंगे और इसी से रोनाल्डो के ब्रांड CR7 की वैल्यू स्काई रॉकेट हो जाती है। लेकिन कैसे? तो देखो, अगर इन केस किसी को फुटबॉल में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होगा तो भी उन लोगों को रोनाल्डो की ये लाइफस्टाइल इंस्पायर करती है और इसी माइक्रो ऑब्जर्वेशन को यूज करके रोनाल्डो ने अपने पूरे बिजनेस को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज प्रीमियम फिटनेस एंड सेकंड इज प्रीमियम लाइफस्टाइल। पहले प्रीमियम फिटनेस की बात करते हैं। ये वूप नाम की कंपनी है जो प्रीमियम फिटनेस बैंड बनाती है। इनके सबसे कम प्राइस वाले बैंड की प्राइस भी 4200 रुपए से शुरू होती है और ये तो सिर्फ इस बैंड की 1 टाइम कॉस्ट है। इसके साथ आपको पर मंथ अराउंड 2600 रुपए का सब्सक्रिप्शन अलग से लेना पड़ता है। इस कंपनी में रोनाल्डो ने हेवीली इन्वेस्ट किया हुआ है और वो इसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भी है। इसके अलावा 2016 में रोनाल्डो ने यूएसए की क्रंच फिटनेस के साथ मिलकर CR7 फिटनेस बाय क्रंच नाम के जिम्स की शुरुआत की थी। आज रोनाल्डो की ये जिम्स यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन जैसी कई कंट्रीज में 300 से भी ज्यादा लोकेशंस पे है। इवन रोनाल्डो ने उर्जू नाम से एक मिनरल वाटर ब्रांड भी लॉन्च किया है, जिसके 1.5 लीटर के बोतल की प्राइस ही 4000 रुपए है। इसके साथ ही रोनाल्डो ने ब्राजील की एवान्यूट्री कंपनी के साथ मिलकर एडवांस रिकवरी फॉर एथलीट्स को भी शुरू किया है। इस कंपनी के कंप्रेशन बूट्स, मसाज गन्स और लाइट थेरेपी बूट्स एथलीट्स को उनकी ट्रेनिंग और रिकवरी में हेल्प करते हैं। इस कंपनी के एक क्रायोथेरेपी बूट की प्राइस ही अराउंड 5 लाख रुपए है। अब ये तो हो गई रोनाल्डो के फिटनेस कैटेगरी की बात। अब आते हैं रोनाल्डो के प्रीमियम लाइफस्टाइल वाली कैटेगरी पर। रोनाल्डो और पेस्टाना होटल ग्रुप नाम की पोर्चुगीज कंपनी ने एक ज्वाइंट वेंचर शुरू किया है जिसका नाम है पेस्टाना CR7। आज ये होटल चेन पोर्चुगल, स्पेन, यूएसए, मोरक्को जैसी कई कंट्रीज में ऑपरेट होती है। इसी के साथ ग्रुपो मैबल कैपिटल नाम की एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म में रोनाल्डो बिजनेस पार्टनर भी है, जो कि रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट और प्राइवेट इक्विटी को मैनेज करती है। इसी प्रीमियम लाइफस्टाइल कैटेगरी में प्रीमियम रेस्टोरेंट्स के अलावा रोनाल्डो अपने CR7 ब्रांड के अंडर क्लोथिंग और परफ्यूम्स तक सेल करते हैं। CR7 ब्रांड की एक अंडरवेयर की प्राइस भी 1000 रुपए से शुरू होती है और उनके एक 50 ml परफ्यूम बॉटल की प्राइस भी 4700 रुपए से शुरू होती है। और इवन इस प्रीमियम लाइफस्टाइल कैटेगरी के अंडर रोनाल्डो का इंस्पायरिया नाम से एक हेयर क्लिनिक ब्रांड भी है। इस क्लिनिक के अंडर हेयर ट्रांसप्लांट से लेकर बियर्ड ट्रांसप्लांट और इवन आईब्रो ट्रांसप्लांट से लेकर कई तरह के हेयर ट्रीटमेंट्स ऑफर किए जाते हैं। इंस्पायरिया रोनाल्डो का लेटेस्ट बिजनेस वेंचर है जिसको उनकी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना हेड करती है। रोनाल्डो ने बहुत ही स्मार्टली अपने सोशल मीडिया डोमिनेंस को यूज करके उसके अराउंड एक पूरा का पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, जो कि हर एथलीट के बस की बात नहीं होती है। एक टाइम पर जो क्रेज और जो फेम माइकल जैक्सन या टॉम क्रूज जैसे सेलिब्रिटीज का था, कुछ वैसा ही क्रेज आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है। और उसमें भी अगर देखा जाए तो रोनाल्डो बस एक एथलीट है, वो पॉप स्टार या सेलिब्रिटीज जैसे शो बिजनेसेस से आते भी नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने इस लेवल का फेम अचीव किया है। इवन रोनाल्डो को हम फेम, सक्सेस और लेगेसी का एक परफेक्ट बैलेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इरिस्पेक्टिव ऑफ कंट्रीज और इवन इरिस्पेक्टिव ऑफ कल्चर्स पूरी दुनिया में जो इम्पैक्ट क्रिएट करके रखा है, इट्स जस्ट अनबीटेबल। इस बंदे के नाम पर पोर्चुगल में एक एयरपोर्ट है। यूके बेस्ड मैगजीन ने रोनाल्डो को सेक्सिएस्ट मैन अलाइव का टाइटल भी दिया है। इतना ही नहीं, इनके एक नहीं बल्कि 2 वैक्स स्टैचूज बने हैं। और तो और रोनाल्डो का CR7 नाम से खुद का म्यूजियम भी है। अब देखो, हो सकता है कि आज रोनाल्डो के पास जो वर्ल्ड्स मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन सोशल मीडिया का टाइटल है वो कल किसी और के पास चला जाए, लेकिन रोनाल्डो के लिए लोगों का जो प्यार है, जो एडमिरेशन है, अपनी कंट्री में उनकी जो रिस्पेक्ट है, या फिर उन्होंने अपने टैलेंट के बेसिस पर जो ग्लोबल स्टारडम अचीव किया है, उसे उनसे कोई भी नहीं छीन सकता है।
इस डॉक्यूमेंट्री के रिसर्च के लिए मेरी कई फुटबॉल फैंस के साथ जब बातचीत हुई, उनमें से कई लोगों का ये मानना था कि मेसी इजीली रोनाल्डो को टेक ओवर कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, हु इज द बेस्ट, रोनाल्डो या मेसी, या फिर आपके दिमाग में कोई और ही नाम है? कमेंट्स में बताओ। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि चैनल पर ऐसी बहुत सारी और नई डॉक्यूमेंट्रीज आने वाली है।